हेलो स्टूडेंट, मुकेश क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हम 4 नियम तक हम पढ़ चुके हैं कि यदि पहले पहला वर्ण आए और उसके बाद में कोई स्वर, तीसरा चौथा अंतस्थ और ह वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा, यदि पहले वर्ण के बाद में कोई भी पांचवा वर्ण है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाता है, पांचवें वर्ण। फिर एक सूत्र हमने नंबर 3 नंबर पर जो नियम पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि हलंत वाले म के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार बनता है, बाद वाले वर्ग का पांचवा बनता है। और एक नियम हम पढ़ चुके हैं, हलंत वाले म के बाद में कोई भी अंतस्थ या उष्म व्यंजन आता है तो उस म के स्थान पर केवल अनुस्वार बनता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, यानी कि व्यंजन संधि हमारी चल रही है टॉपिक। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम कितने नियम पढ़ चुके हैं, 4। आज हम बात करेंगे नियम संख्या 5 की। तो देखते हैं व्यंजन संधि में नियम संख्या 5। नियम संख्या 5 की अगर हम बात करें तो नियम संख्या जो 5 है वो क्या कहता है समझना। नियम संख्या 5 में ये कहा गया कि यदि पहले सम उपसर्ग हो, कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग, यदि पहले सम उपसर्ग हो और इसके बाद में क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु, क्री धातु से बनने वाले शब्द आए। पहले तो सम उपसर्ग हो, बाद में क्री धातु से बनने वाले शब्द आए। क्री धातु का मतलब क्या होता है, क्री धातु से बनने वाले शब्द की बात करें तो कर्ता, करण, कार, कृत और कृति। ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। यदि पहले सम उपसर्ग आए और सम उपसर्ग के बाद में कौन सा शब्द आ जाए, कर्ता शब्द आ जाए, कारण शब्द आ जाए, कार शब्द आ जाए, कृत शब्द आ जाए और कृति शब्द आ जाए। यदि सम उपसर्ग के साथ में कर्ता, करण, कार, कृत, कृति अगर शब्द आ जाए तो जो सम में म है, इस म के स्थान पर तो अनुस्वार बनाना है। इस म के स्थान पर तो क्या बनाना है, अनुस्वार। इसके अलावा बीच में, दोनों शब्दों के बीच में दंतेश, कौन सा स है ये, दंतय श है। दोनों शब्दों के बीच में क्या लाना है, दंतेश हमें लाना है। यदि सम उपसर्ग हो उसके बाद में क्री धातु से बनने वाले शब्द आ जाए, क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन सा आएगा, कर्ता, करणकार, कृत, कृति। अगर ये 5 शब्द आ जाएं तो सम में जो म है इसका तो क्या बनेगा, अनुस्वार, और बीच में क्या लाना है, दंतेश। उदाहरण देखो, जैसे शब्द लिखा समधन कृता, समधन करण, समधन कार, समधन कृत और समधन कृति। ये 5 शब्द हैं, हम बनाते हैं। कैसे बनेगा, मैंने आपसे कहा यदि पहले सम उपसर्ग हो और उसके बाद में कर्ता, करणकार, कृत, कृति शब्द आ जाए तो फिर ये सम में जो म है इसका तो बनाना है अनुस्वार। तो ये बनाया अनुस्वार, बीच में लाना है दंतेश। तो आपका जो शब्द बना वो क्या बना, संस्कृता। शब्द क्या बना, संस्कृता। समधन करण से क्या बन जाएगा, संस्करण। इसी प्रकार समधन कार से क्या बनेगा, संस्कार। समधन कृत से क्या बनेगा, संस्कृत। और समधन कृति से बनेगा संस्कृति। तो यहाँ पर इस नियम में 5 ही शब्द बनेंगे। अच्छे से समझना नियम, पहले सम उपसर्ग हो, बाद में कर्ता, करणकार, कृत, कृति अगर शब्द आ जाएं तो सम उपसर्ग में जो म है इसका तो क्या बनेगा, अनुस्वार, और दोनों शब्दों के बीच में आएगा दंतेश। समधन कर्ता से क्या बन गया, संस्कर्ता। समधन करण से क्या बना, संस्करण। समधन कार से क्या बना,
संस्कार। समझ में आ गया? यहां पर जो शब्द बने हैं, समधन करण से क्या बना? संस्करण, समधन कार से संस्कार, समधन कृत से संस्कृत और समधन कृति से संस्कृति। ये कौन सा नियम है? नियम संख्या 5। सम उपसर्ग के बाद में कर्ता करणकार कृत कृति शब्द आ जाए तो सम में जो म है इसका तो हमें क्या करना है? अनुस्वार, और बीच में क्या लाना है? दंतेश। सिमिलर, ऐसा का ऐसे। अगला नियम बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे ही देखते हैं। नियम संख्या 6। यदि सम की जगह उपसर्ग आ जाए परि, और इस परि उपसर्ग के बाद में शब्द आ जाए कर्ता करण कार कृत और कृति, अगर ये शब्द आ जाए, पिछली बार कौन सा उपसर्ग आ रहा था? सम। इस बार कौन सा उपसर्ग आ गया? परि। तो अगर परि उपसर्ग आ जाए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य श आ जाएगा। पिछली बार कौन सा स लाए थे? दंतेश। और इस बार अगर परि उपसर्ग के बाद में कर्ता करणकार कृति शब्द आ जाए तो हमें क्या लाना है? मूर्धन्य श लाना है। शब्द कैसे बनेगा? देखिए, हमने लिखा परिधन कर्ता, शब्द क्या बन गया? परिष्कृता। शब्द लिखा परि धन करण, शब्द क्या बना? परिष्करण। हमने लिखा परिधनकार, शब्द क्या बनेगा? परिष्कार। परिधनकृत, शब्द क्या बनेगा? परिष्कृत। परिधनकृति, शब्द क्या बनेगा? परिष्कृति। तो दोनों नियम साथ में हमें याद रखना है। बहुत सिंपल से नियम है। यदि सम उपसर्ग के बाद में कर्ता करणकार कृति आ जाए तो सम में जो म है इसका तो क्या बनाना है? अनुस्वार, बीच में लाना है दंतेश। अगर सम की जगह उपसर्ग आ गया परि तो इस बार बीच में क्या लाएंगे? मूर्धन्य श लाएंगे। आगे समझ में? दोनों नियम दो दो के जोड़े, मैंने आपसे वादा किया था कि दो दो के जोड़े में आपको याद रखने हैं। पहला दूसरा नियम साथ में याद रखना, तीसरा और चौथा साथ में याद रखना। इसी प्रकार नियम संख्या 5 और 6 आपको याद में साथ में याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम। नियम संख्या 7। नियम संख्या 7 क्या कहता है? समझना। यदि पहले ई या ऊ का स्वर हो, कौन सा स्वर हो? ई या ऊ। पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? या तो आएगा ई या आएगा ऊ। ये कोई सा भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा पहले ई या ऊ हो और बाद में श हो, ये कौन सा स है? दंतयश। यदि पहले शब्द के अंत में ई या ऊ हो और बाद में दंते श हो तो ये जो दंते श है ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ये दंते श किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में। समझना, यदि पहले ई या ऊ का स्वर है बाद में दंते श है तो ये जो दंते श है ये किस में बदलेगा? मूर्धन्य श में बदलेगा। कैसे बदलेगा? जैसे उदाहरण लिखा, देखिए उदाहरण लिखा वी धन सम। वी धन सम की बात करें हम तो यहाँ पर वी में क्या आ रहा है? ई। पीछे क्या आ गया? दंतेश। तो ये जो दंतेश है ये बदलेगा मूर्धन्य श में और आपका जो शब्द है वो बनेगा विषम। आगे बात समझ में? इसी प्रकार उदाहरण देखते हैं और भी। हमने लिखा अभी धन शेख। तो अभिधन शेख की बात करें तो यहाँ पर शब्द बना अभी, ये आ रहा है और पीछे स आ रहा है। तो ये जो श है ये मूर्धन्य श में बदलेगा, शब्द बनेगा अभिषेक। शब्द क्या बना? अभिषेक। इसी प्रकार लिखा सु धन समा। सुधन समा की बात करें तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा? सुधन समा से शब्द क्या बनेगा? पहले उ आ गया, पीछे स आ गया,
तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? सुषमा। जैसे लिखा सुधन, स्मिता, दोनों शब्दों को जोड़ेंगे। इस बार यहाँ पर क्या आ गया? ऊ आ गया। तो पहले ई या ऊ आ सकता है, बाद में दंतेश, तो फिर यहाँ पर बनेगा सुष्मिता। सुष्मिता। इसी प्रकार लिखा, ई के उदाहरण की ओर भी बात कर लेते हैं। जैसे नी धन शेध, शब्द बनेगा निषेध। तो सिंपल सा नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? ई या ऊ। पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ जाए? ई या ऊ आ जाए, बाद में दंतेश हो, तो ये जो दंतेश है ये किस में बदलेगा? मूर्धन्य श। अब ये पूरा आएगा कि आधा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस स पे डिपेंड करेगा। अगर ये स पूरा होगा तो मूर्धन्य श भी पूरा आएगा, और अगर दंतेश आधा है तो मूर्धन्य श भी आधा आएगा। यहाँ उदाहरण में देख सकते हो आप, शम में कौन सा स आ रहा है? पूरा, तो हमें पूरा श लिखना। यहाँ अस्मिता के अंदर आधा स आ रहा है, तो फिर मूर्धन्य श भी कैसा लिखा? आधा लिखा। तो वी प्लस सम से क्या बना? विषम बना। अभि प्लस शेख से क्या बना? अभिषेक। सुधन समा से क्या बना? सुषमा। सुधन स्मिता से क्या बना? सुष्मिता। और नी प्लस छेद से क्या बना? निषेध बना है। आ गया बात समझ में? पहले शब्द के अंत में अगर ई या ऊ है, बाद में दंतेश है, तो दंतेश किस में बदलेगा? मूर्धन्य श में। अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 8। अगले नियम में देखेंगे, यदि मूर्धन्य श, ये कौन सा सा है? मूर्धन्य। यदि इस मूर्धन्य श के तुरंत बाद त या थ वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? त या थ, तो ये जो त है ये तो बदलेगा ट में, और थ बदलेगा ठ में। यदि मूर्धन्य श के तुरंत बाद त या थ वर्ण है, तो त वर्ण तो किस में बदलेगा? ट में, और थ वर्ण बदलेगा ठ में। याद रखना। उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द लिखा आकृष धनत। आकृष धनत की बात करें तो यहां पर मूर्धन्य श आ गया, और इसके बाद में त वर्ण आ गया, तो फिर यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? आकृष्ट। शब्द क्या बना? आकृष्ट। इस त के स्थान पर ट बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि आगे क्या आ गया? मूर्धन्य श आ गया। जिसे शब्द लिखा निकृष धनत। शब्द क्या बनेगा? निकृष्ट। शब्द क्या बनेगा? निकृष्ट। शब्द लिखा श्रीष धनती। श्रीष धनती की बात करें तो दोनों को जोड़ते ही शब्द क्या बना? सृष्टि। शब्द लिखा पुष धनती। शब्द क्या बनेगा? पुष्टि। उदाहरण देखना। जैसे शब्द लिखा नि धन स्था। निधन स्था। अब ये कैसे बनेगा? यहां पर आप देख रहे हो कि पहले शब्द के अंत में नि शब्द है, और नि शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इसके बाद में हमने देखा तो दंतेश आ रहा है। ये नियम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझना, नियम कौन सा लगेगा? इससे पहले वाला नियम लगेगा कि शब्द के अंत में ई या ऊ आ रहा है, पीछे दंतेश आ रहा है। अच्छे से समझना उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। नी प्लस स्था, तो यहां पर पहले ई आ गया, पीछे आ गया दंतेश, तो इस बार नियम संख्या कौन सा लगेगा? 7 लगेगा। और नियम संख्या 7 के अनुसार क्या बनेगा? ये नी लिखा, और उस नियम से ये जो दंतेश है, इस दंतेश के स्थान पर मूर्धन्य श बनेगा, और मूर्धन्य श हो गया था। अब आप देखिए तो मूर्धन्य श के तुरंत बाद थ वर्ण लिखना पड़ रहा है हमें, तो थ वर्ण लिखना है, तो ये नियम लगा कि मूर्धन्य श के तुरंत बाद त या थ हो तो त को तो ट में बदलो और थ को
ठ में बदलो, तो उस नियम से, इस नियम से ध का क्या बनेगा ठ, और शब्द क्या बना निष्ठा। निधा निष्ठा, ध्यान रखना इस उदाहरण में दोनों नियम लगेंगे, नियम संख्या 7 भी लगेगा और नियम संख्या 8 भी लगेगा। तो निधा निष्ठा से क्या बन गया निष्ठा। और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अनुधन स्थान। अनुधन स्थान की बात करें तो यहां पर भी कौन सा नियम लगेगा, नियम संख्या 7 लगेगा, क्योंकि उ आ रहा है और इस उ आने के कारण ये जो श है ये मूर्धन्य श में बदला तो श लिखा। अब मूर्धन्य श के तुरंत बाद थ आ रहा है तो नियम संख्या 8 से ठ बनेगा और शब्द बनेगा अनुष्ठान। इसी प्रकार उदाहरण लिखा प्रतिधन स्था। प्रतिधन स्था से शब्द क्या बन जाएगा प्रतिष्ठा। ध्यान रखना दो नियम लग रहे हैं इसमें, नियम संख्या 7 भी लग रहा है, नियम संख्या 8 भी लग रहा है। इसी प्रकार उदाहरण लिखा प्रतिधन स्थान। प्रतिधन स्थान शब्द क्या बन जाएगा प्रतिष्ठान। प्रतिधन स्थान से क्या बनेगा प्रतिष्ठान। तो ये नियम हमें समझ में आ गया कि अगर मूर्धन्य श के तुरंत बाद में त वर्ण है या थ वर्ण है तो त तो किसमें बदलेगा ट में और थ किसमें बदलेगा ठ में। आगे बात समझ में। ये हमारे कितने नियम हो गए व्यंजन संधि के 8 नियम। नियम संख्या 9, इसे हिंदी में कहा जाता है त और द की संधि। किसकी संधि, त और द की संधि। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के अनुसार त या द की संधि। यहां पर बात करते हैं नियम संख्या 9 की, त या द की संधि। ये त या द की संधि क्या होती है, त या द की संधि किसे कहते हैं, तो यहां पर कुछ नियम पढ़ेंगे त या द से संबंधित। बहुत आसान है त और द की संधि, उंगलियों में आपको याद हो जाएगी। अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं नियम उसमें 2-2 के जोड़े में पढ़े हैं। पहला दूसरा नियम साथ में याद, तीसरा चौथा साथ में याद, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां एक साथ याद। तो 8 नियम तक हम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि में। नियम संख्या 9 की अगर हम बात करें तो नियम संख्या 9 से लेकर 15-16 नियम तक हम पहुंच जाएंगे आराम से, और वह सब त या द के अंतर्गत आते हैं। तो यह समझना आगे वाला वर्ण फिक्स रहेगा, ध्यान रखना। त या द की संधि में आगे वर्ण जो आएगा वो आएगा या तो त आएगा या द वर्ण आएगा, और इस त या द के बाद में जो वर्ण आएंगे उसके अनुसार उनमें परिवर्तन होगा। तो समझना, जैसे नियम है यदि त या द हो, पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण हो, त या द वर्ण हो, और इस त या द के बाद में अगर च वर्ण आ जाए या छ वर्ण आ जाए, यदि पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आ जाए त या द हो और बाद में कौन सा वर्ण आ जाए च या छ वर्ण आ जाए, तो ये जो त या द है इन दोनों के स्थान पर च आदेश होता है। त या द के बाद में च आएगा तब भी आपको क्या करना है, च करना है, और त या द के बाद में छ आए तब भी आपको क्या करना है, च ही करना है। उदाहरण देखेंगे, जैसे शब्द लिखा सत्यधन चरित्र। सत्यधन चरित्र की बात करें तो स इस त के बाद में च आ गया, तो इस त के स्थान पर क्या बनेगा च, और शब्द क्या बना सच्चरित्र। जैसे उदाहरण लिखा उत्थन चारण। उत्थन चारण की बात करें तो आपका जो शब्द बना वह बना उच्चारण। इसी प्रकार हमने शब्द लिखा उत्थन छेद, शब्द क्या बना
छेद, और उदाहरण लिखा उत धन छादन। शब्द क्या बना? उच्छादन। यहां देखिए, पहले कौन सा वर्ण आना चाहिए? त या द वर्ण हो, बाद में कौन सा वर्ण हो? च या छ वर्ण हो। पहले तो त या द हो और बाद में कौन सा वर्ण हो? च या छ। अगर त या द के बाद में च वर्ण है तो फिर त या द का हमें क्या बनाना है? च बनाना है। और छ है तब भी हमें क्या बनाना है? च। जैसे यहाँ उदाहरण में देखा सतधन चरित्र, त के बाद में च वर्ण था तो इस त का भी क्या बन गया? च। उत्तधन चारण में देखा तो त के बाद में च वर्ण है तो त का भी क्या बना? च बना। इसी प्रकार उत्तधन छेद के अंदर छ वर्ण आ गया तो त का भी क्या बना? च बना। और उत्तधन छादन से क्या बना? उच्छादन। तो त या द के बाद में अगर च वर्ण आ जाए तो हमें क्या बनाना है? च बनाना है। और त या द के बाद में अगर छ आ जाए तब भी हमें क्या बनाना है? च ही बनाना है। आगे बात समझ में? इसी प्रकार अगला नियम देखते हैं इसी में। यदि त या द के बाद में, आगे वाला तो फिक्स है त या द, इस त या द के बाद में च छ हो गया। अब च छ हो गया तो च छ के बाद में अगला वर्ण कौन सा आता है? ज और छ। तो हम लिखेंगे ज या छ। यदि पहले त या द हो और उसके बाद में ज या झ वर्ण आ जाए तो ये जो त या द है इसका भी ज बनता है। इसके स्थान पर क्या करते हैं? ज। त या द के बाद में ज है तो ज करेंगे, झ है तब भी क्या करेंगे? ज ही करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे शब्द लिखा सत धन जन, सतधन जन की बात करें तो दोनों से क्या बन गया? सज्जन। सतधन जन से शब्द क्या बना? सज्जन शब्द बना। पहले त आ गया, पीछे ज आ गया तो फिर शब्द क्या बन गया? सज्जन। जैसे लिखा शब्द बृहत प्लस झनकार। यहां बात करें तो बृह, अब यहां पर त के बाद में झ आ गया तो भी इस त का ज बनाना है और शब्द बनेगा बृहज झनकार। जैसे शब्द लिखा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल शब्द बनेगा उज्ज्वल। हमने लिखा उत धन जैन, शब्द क्या बनेगा? उज्जैन। यावत धन जीवन, शब्द क्या बनेगा? यावज जीवन। तो समझ में आ गया नियम। यदि त या द हो, पहले शब्द के अंत में क्या हो? त या द, और उसके बाद में अगर ज या झ वर्ण है, अगर ज वर्ण आ जाए तो त या द का क्या बना देना है? ज बना देना है। और अगर झ वर्ण आ जाए तो भी हमें क्या बनाना है? ज ही बनाना। यानी त या द के बाद में त या द से संबंधित यहाँ पर चार चीजें हमने पढ़ी है कि त या द के बाद में चम्मच आ जाए तब भी आपको क्या करनी है? चम्मच करनी है, यानी कि च करना है। छतरी आएगा तब भी चम्मच करनी है, यानी छ वर्ण आएगा तब भी हमें क्या बनाना है? च बनाना है। और त या द के बाद में अगर जहाज आ रहा है यानी कि ज वर्ण आ रहा है तो हमें त या द का ज बनाना है। और झंडा आ रहा है तब भी हमें जहाज करना है, यानी कि ज वर्ण हमें आदेश करना है। तो सिंपल से नियम है, त या द के बाद में च वर्ण आए तो क्या करना है? च। छ आए तब भी क्या करना है? च। ज है तो क्या करना है? ज। और छ है तो क्या करना है? ज। कंप्लीट है। आगे और भी बात करते हैं हम त या द की संधि। जैसे पहले त या द हो और इस त या द के बाद में ट वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण? ट। तो ये जो त या द है इसके स्थान पर भी ट आदेश होता है। यदि त या द हो और त या द के बाद में कौन सा वर्ण आ जाए? ट वर्ण अगर आ जाए तो त या द का भी हमें ट बनाना है। कैसे बनाना है? उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द लिखा बृहत धन टीका, उदाहरण लिखा तत् धन टीका।
बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, शब्द लिखा बृहद। अब ये त के बाद में ट, तो इस त का भी क्या बनेगा, ट। अब आधा ट कैसे लिखे, हलंत करो और टी का। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बृहद टीका। यहां पर बात करें तो त, इस त के स्थान पर भी ट और शब्द बना था टीका। इसको डबल भी कर सकते हैं, ट के नीचे ट, और ऐसा रूप भी हम बना सकते हैं। यदि त या द के बाद में कौन सा वर्ण आ जाए, ट वर्ण अगर आ जाए तो त या द का क्या बनाना है, हमें ट बनाना है। कौन सा वर्ण बनाना है, ट। यदि त या द के बाद में ट वर्ण आ जाए तो हमें क्या करना है, ट करना है। कंप्लीट है। च था तो हमने क्या किया था, च किया था। छ है तो क्या किया था, च। ज है तो भी ज किया, और छ है तो भी ज किया। लेकिन ट है तो हमें क्या करना है, ट करना है। इसी प्रकार यदि त या द के बाद में ड वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण, ड, तो त या द जो है इसके स्थान पर भी हमें क्या करना है, ड करना है। ड आएगा तो ड करना है। जैसे उत प्लस डयन, भवत प्लस डमरू। देखते हैं क्या बनेगा, उ। अब त के बाद में ड आ गया तो इस त का भी क्या बनाएंगे, ड बनाएंगे। ड बनाएंगे तो ड हलंत और शब्द क्या बन गया, उड्डयन। इसी प्रकार भवत, ड हलंत और डमरू, शब्द क्या बना, भवड डमरू। तो त या द के बाद में अगर ड वर्ण है तो त या द का भी हम क्या बना देंगे, ड बना देंगे। ट था तो हमने क्या बनाया था, ट, और ड है तो हम क्या बना रहे हैं, ड बना रहे हैं। कंप्लीट है। त या द के नियम चल रहे हैं। आगे वाला वर्ण फिक्स है, त या द, ध्यान रखना। त या द के बाद में ट था तो हमने क्या बनाया था, ट, और ड है तो ड। नियम संख्या 13, यदि त या द के बाद में ल वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, ल वर्ण। यदि त या द के बाद में ल वर्ण हो तो ये जो त या द है इसका भी ल बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, ल बनेगा। त या द के बाद में ल वर्ण है तो त या द का भी क्या बनेगा, ल बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे शब्द लिखा उत धन लेख, उत्तधन लेख। उत्तधन लेख से शब्द क्या बनेगा, उल्लेख। जैसे शब्द लिखा उत्तधन लास, उत्तधन लास, शब्द क्या बनेगा, उल्लास। जैसे शब्द लिखा उत्तधन लंघन, शब्द क्या बनेगा, उल्लंघन। इसी प्रकार शब्द लिखा तत्धन लीन, शब्द क्या बनेगा, तल्लीन। तो पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, त या द वर्ण हो। अगर पहले शब्द के अंत में त या द वर्ण हो, बाद में अगर ल वर्ण आ जाए तो त या द का भी हम क्या बना देंगे, ल बना देंगे। यानी कि जो ल है वो आधा बनेगा। जैसे उत प्लस लेख से क्या बना, उल्लेख। उत प्लस लास से क्या बना, उल्लास। उत्तधन लंघन से क्या बना, उल्लंघन। और तत् प्लस लीन से क्या बना, तल्लीन। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, नियम संख्या 14, यदि त या द हो और इस त या द के बाद में
छ वर्ण आ जाए, ये कौन सा स है? तालव्य। अच्छे से समझना, कौन सा स है? तालव्य श। यदि पहले त या द हो और बाद में श वर्ण आ जाए तो यहां पर करना क्या है? इस त या द के स्थान पर च करना है, और ये जो श है इसके स्थान पर छ करना है। अच्छे से समझना इसको। यदि त या द के बाद में तालव्य श हो तो त या द के स्थान पर तो क्या करेंगे? हम च करेंगे। त या द के स्थान पर तो क्या करेंगे? च, और श के स्थान पर क्या करेंगे? छ वर्ण आदेश करते हैं। बनेगा कैसे? जैसे शब्द लिखा उत्धन श्वास। यहां देखते हैं उ लिखा, त के बाद में श आ रहा है, तो यहां पर समझ लेना ये जो च है ये तो क्या बनेगा? आधा। लेकिन ये श जैसा होगा वैसा ही क्या बनेगा? छ बनेगा। तो यहाँ त था तो इस त के स्थान पर तो हमने किया च। अब ये श कैसा है? आधा। तो इसके स्थान पर जो छ बनेगा वो भी कैसा बनेगा? आधा ही बनेगा। तो आधा छ कैसे लिखें? इसके लिए हमें छ लिखना है, इसको हलंत करेंगे और शब्द बना उच्छ्वास। आगे बात समझ। उत्तधन श्वास से क्या बना? उच्छ्वास। इसी प्रकार हमने लिखा सत्यधन शास्त्र। हमने लिखा स त के स्थान पर च। अब ये जो श है इसके स्थान पर भी क्या करेंगे? छ करेंगे, और शब्द बन गया सच शास्त्र। जैसे शब्द लिखा उत धन श्वसन। शब्द क्या बना? ये श आधा है तो छ भी क्या लिखना पड़ेगा? आधा, और शब्द बन गया उच्छ्वसन। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना। उत्धन श्रृंखल। इसे अच्छे से समझना। उत्धन श्रृंखल। ये जो श्री शब्द है, ये जो श्री वर्ण है, ये बनता है श और री से। किससे बनता है? श और री से बनता है। ध्यान देना, ये जो श्री है ये किससे बनता है? श और री से। तो हमारे नियम अनुसार त के बाद में श आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पर ओ लिखा, इस त के स्थान पर ओ लिखा, इस त के स्थान पर च बना। इस त के स्थान पर तो च बन गया। अब ये जो श्री है ये कैसे बनाए? श और री से। तो हम ध्यान देना, ये जो श है इसके स्थान पर तो हमारे नियम अनुसार क्या होना चाहिए? छ वर्ण होना चाहिए। तो हमने कर दिया छ। अब छ कर दिया, लेकिन इसके अंदर री की मात्रा है, तो छ में भी क्या लगानी पड़ेगी हमें? री की मात्रा। तो ये री की मात्रा इधर अनुस्वार और फिर खल। शब्द क्या बना? उच्छृंखल। उत्धन श्रृंखल से। दोबारा फिर समझ लेना, त वर्ण था, बाद में श्री वर्ण था। ये श्री किससे बनता है? श और री से। तो इस त के स्थान पर क्या आदेश हुआ? च, और श के स्थान पर क्या कर दिया? छ। छ में किसकी मात्रा लगा दी? री की, और शब्द बन गया उच्छृंखल। तो हमने जो नियम देखा उसमें त या द के बाद में अगर श वर्ण है यानी तालव्य श है तो त या द का तो क्या बनाएंगे? च बनाएंगे, और तालव्य श के स्थान पर क्या कर दिया हमने? छ वर्ण आदेश कर दिया। कंप्लीट है। आगे देखते हैं अगला नियम। नियम संख्या 15। यदि त या द के बाद में ह वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण? ह वर्ण, तो ये जो त या द है इस त या द के स्थान पर तो द बनता है, और जो ह है इसके स्थान पर ध आदेश होता है। यदि त या द के बाद में ह वर्ण हो तो त या द का तो क्या बनेगा? द बनेगा, और ह का क्या बनेगा? ध बनेगा। ये द तो आधा बनेगा, और ह कैसा बनेगा? पूरा। ये जो ध बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसा ह आएगा। समझना। इसके अलावा आगे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर ये द कैसे बनेगा।
तो अगर त आया तो हमें किस में बदलना है, द में, लेकिन अगर द आया तो फिर उसका द ही रहेगा। उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द लिखा उत धन हार। उत धन हार की बात करें तो यहाँ पर ओ लिखा, इस त के बाद में ह आ रहा है तो इस त के स्थान पर द बनेगा। अब ये द कैसा बनेगा, आधा, यानी त हलंत है तो द तो हलंत आदेश हुआ, तो हमने क्या लिखा, द हलंत। ह के स्थान पर हमें करना है ध, तो हा था, तो फिर शब्द बना धा, और हमारा जो शब्द बना वो बना उद्धार। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं इनको, अगर द में ध जोड़ दें तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा उद्धार। आगे समझ में। इसी प्रकार बात करें उद्धरण हरण। यहां बात करें तो उद्धरण की बात करें तो उ त के स्थान पर द, ह के स्थान पर ध आदेश और फिर उद्धरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारा जो शब्द बना वो बना उद्धरण। हमने लिखा पद धन हति। यहां बात करें तो शब्द है पद। अब ये पद में जो द है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, ह के स्थान पर ध और शब्द बना पद्धति। इसी प्रकार उदाहरण लिखा तत् धन हित। यहां बात करें तो हमने उदाहरण लिखा त, इस त के स्थान पर द, ह के स्थान पर क्या बनेगा, ध, और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा तद्धित। तद्धित आ गया समझ में। तो तत् प्लस हित से क्या बना, तद्धित शब्द बना। कि त या द के बाद में अगर ह वर्ण है तो त या द का तो हम क्या बना देंगे, द बना देंगे, और ह के स्थान पर हमें क्या करेंगे, थ आदेश करेंगे। तो ये जो हमने त या द के नियम पढ़े, इनके अंतर्गत यहीं तक था त और द की संधि। तो त या द की संधि आपको समझ में आ गई होगी। त या द में, त या द के बाद में अगर च वर्ण है तो हमें क्या करना है, च करना है। छ है तब भी हमें च करना है। त या द के बाद में अगर ज वर्ण है तो भी हमें ज करना है, और झंडा है तब भी ज करना है। त या द के बाद में अगर ट वर्ण हो तो हमें क्या करना है, ट करना है। त या द के बाद में अगर ड है तो हमें ड करना है, ल है तो हमें ल करना है, और अगर ह है तो पहले तो क्या कर दो, द कर दो, और ह के स्थान पर क्या कर दो, ध कर दो। कंप्लीट है। आगे हम अगला नियम देखते हैं व्यंजन संधि में। ये भी नियम जो है ये क्या कहता है, यदि पहले शब्द के अंत में द हो, पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण, द वर्ण हो, और इसके बाद में क, त, थ, प या स वर्ण आ जाए। पहले तो द वर्ण हो और उसके बाद में क वर्ण, त वर्ण, थ वर्ण, प या स वर्ण हो, तो ये जो द है पहले वाला, इसके स्थान पर त आदेश होता है। इसके स्थान पर क्या आदेश होता है, त। यदि पहले शब्द के अंत में द वर्ण हो और उसके बाद में क, त, थ, प या स वर्ण आ जाए तो द के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, हम त आदेश करते हैं। त आदेश कैसे करेंगे, जैसे उदाहरण लिखा तद धन पुरुष। यहां बात करें तो तद में द आ रहा है, पीछे पुरुष आ रहा है, तो इस द के स्थान पर त बनेगा और शब्द बनेगा तत्पुरुष। शब्द क्या बन गया, तत्पुरुष शब्द बना। जैसे शब्द लिखा उद्धन पन्न। यहां पर थोड़ा समझ लें, अभी तक हम जितने भी उदाहरण लिख रहे थे उनमें उत लिख रहे थे। ये उत और उद का क्या मतलब है ये समझना। ये एक उपसर्ग है। हमारे हिंदी भाषा के अंदर संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत के अनुसार जो मूल उपसर्ग है वो उद है। ध्यान रखना, उद उपसर्ग है।
इस उद का ही रूप परिवर्तित होकर के उत बन गया और हिंदी में हम जो उपसर्ग काम में लेने लग गए वो उपसर्ग है उत। लेकिन इस नियम में हम उत नहीं लिखेंगे, इस नियम में हम उद ही लिखेंगे, क्योंकि द का ही हमें क्या करना है, त करना है। तो फिर उद्दन पन्न से शब्द क्या बन गया, उत्पन्न शब्द बना है। जैसे लिखा उद्दन सौ, क्या बन गया, उत्सव। उपनिषद धन काल, शब्द क्या बना, उपनिषद काल। उपनिषद काल। इसी प्रकार हमने उदाहरण लिखा उद्धन पति, शब्द क्या बनेगा, उत्पत्ति। आ गया समझ में। यदि पहले द वर्ण हो, बाद में क, त, थ, प या स हो, तो फिर द के स्थान पर हम क्या करते हैं, त आदेश करते हैं। और भी उदाहरण हम देखते हैं। उद्धन साह, शब्द क्या बनेगा, उत्साह। उद्धन तर, त आ गया तो भी त बनेगा। उत्तर में कितने त आते हैं, दो त आते हैं, उत्तर। उद्धन तीर्ण, शब्द क्या बनेगा, उत्तीर्ण। इसी प्रकार उद्धन तेजक, शब्द क्या बना, उत्तेजक। इसी प्रकार उद्धन क्षिप्त, इसको समझना। अब ये क्या आ गया, श आ गया। ये जो श होता है संयुक्ताक्षर, ये बनता है क और स से। किससे बनता है, क और श से। तो हमारा क वर्ण आ गया, इस कारण त आदेश होगा, शब्द बनेगा उत्क्षिप्त। शब्द क्या बन गया, उत्क्षिप्त। तो हमने नियम में देखा, यदि पहले शब्द के अंत में द वर्ण हो और उसके बाद में क, त, थ, प या स वर्ण हो, तो द किसके में बदल जाता है, त में बदल जाता है। तो उद्धन सा से क्या बन गया, उत्साह। उद्धन तर से क्या बन गया, उत्तर। उद्धन तीर्ण से क्या बन गया, उत्तीर्ण। उद्धन तेजक से क्या बन गया, उत्तेजक। समझ में आ गया नियम। अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 17। यहां पर बात करें तो समझना, यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो, पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, स्वर, कैसा भी स्वर हो, और इसके बाद में अगर छ वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, छ वर्ण। यदि पहले शब्द के अंत में तो स्वर हो, बाद में छ वर्ण हो, तो बीच में च का आगम हो जाएगा, यानी कि च आ जाएगा। च का क्या करना है, आगम करना है। ध्यान रखना, पहले शब्द के अंत में स्वर हो, बाद में छ वर्ण हो, तो दोनों शब्दों के बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, यानी कि च आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे उदाहरण देखो। उदाहरण हमने लिखा विधन छेद, विधन छेद। यहां बात करें तो वी में क्या आ रहा है, ई, एक स्वर आ रहा है अंत में, पीछे आ रहा है छ वर्ण, तो बीच में किसका आगम, च का आगम। शब्द क्या बना, विच्छेद। शब्द लिखा हमने अनु धन छेद। शब्द क्या बन जाएगा, ओ आ रहा है स्वर, शब्द बन गया अनुच्छेद। एक धन छत्र, शब्द क्या बन जाएगा, एकच छत्र। इसी प्रकार लिखा स्वधन छंद, शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छंद।
हमने लिखा आ धन छादन, शब्द क्या बन जाएगा? आच्छादन। तो पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? स्वर आएगा। यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो, बाद में छ वर्ण आ जाए, तो दोनों शब्दों के बीच में किसका आगम हो जाता है? च का। जैसे यहाँ वी में क्या था? ई था, पीछे छ वर्ण था, तो बीच में क्या आ गया? च। शब्द क्या बन गया? विच्छेद। अनु प्लस छेद में ऊ क्या था? एक स्वर था, इस कारण दोनों शब्दों के बीच में च का आगम हो गया। एक का छत्र से क्या बन गया? एक का छत्र। स्वधन छंद से क्या बना? स्वच्छंद। और आ प्लस छादन से क्या बना? आच्छादन। कंप्लीट है। तो स्वर आने के कारण बीच में किसका आगम हो गया? च का आगम हो गया। आगे देखते हैं नियम संख्या 18। नियम संख्या 18। नियम संख्या 18 की अगर हम बात करें तो नियम संख्या 18 क्या कहता है? यदि पहले री, र और श वर्ण हो, यदि पहले शब्द में, अच्छे से समझना, पहले शब्द के बीच में या कहीं पर भी, पहले शब्द में कहीं पर भी आ सकता है री वर्ण, र वर्ण और श वर्ण। इसके बाद में यदि न वर्ण आ जाए, दूसरे शब्द में कहीं पर भी न वर्ण हो, पहले शब्द में तो कौन सा वर्ण आ जाए? री, र, श, कहीं पर भी आ सकता है। और दूसरे शब्द में कहीं पर भी कौन सा वर्ण आ जाए? न वर्ण अगर आ जाए, तो ये जो न है ये अण में बदल जाएगा। ये न किस में बदलेगा? अण में बदलेगा। समझ में आ गई बात? री, र, श पहले शब्द में कहीं पर भी आ जाए और न वर्ण दूसरे शब्द में कहीं पर भी आ जाए, तो न के स्थान पर क्या बनता है? अणा बनता है। कैसे बनता है? जैसे देखना, शब्द हमने लिखा प्रधनमान। अब आप देख रहे हो प्र के अंदर क्या आ रहा है? पहला शब्द प्र, इस प्र में र आ रहा है, और यहां पर आप देखिए दूसरे शब्द में न यहां पर आ रहा है, पीछे लास्ट में आ रहा है। लेकिन फिर भी री, र, श कहीं भी आ सकता है और न भी कहीं भी आ सकता है, तो न का क्या बनना है? अणा बनना है। तो प्रधनमान से शब्द क्या बन गया? प्रमाण बना। जैसे शब्द लिखा प्रधन नाम, क्या बनेगा? प्रणाम बनेगा। प्रधन नाम से क्या बन गया? प्रणाम बना। इसी प्रकार शब्द लिखा परिधन नय, क्या बन जाएगा? शब्द क्या बनेगा? परिणय। हमने लिखा परिधन मान, क्या बन जाएगा? परिमाण। हमने उदाहरण लिखा परिधन नाम, क्या बन जाएगा? प्रमाण या परिमाण। परिणाम। न करना है बस। जैसे प्रधन आंगन, अब यहाँ पर प्रधन आंगन की हम बात करें तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि है, लेकिन इस नियम से क्या बनेगा? अणा बनेगा। शब्द क्या बनेगा? प्रांगण बनेगा। तो प्रधन मान से क्या बन गया? प्रमाण। प्रधन नाम से क्या बन गया? प्रणाम। परिधन नय से क्या बन गया? परिणय। परिधन मान से क्या बना? परिमाण। और परिधन नाम से क्या बना? परिणाम। प्रधन आंगन से क्या बना? प्रांगण। इसी प्रकार हम लिखना चाहें, जैसे कृषि धन न, क्या बन जाएगा? कृष्ण बन जाएगा। कृष्ण धन न से क्या बन गया? कृष्ण बन गया। तो यहाँ पर हमने समझना है, पहले शब्द में री, र और श, प्रांगण शब्द में दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। दीर्घ प्लस व्यंजन है, क्योंकि विकार तो इन दोनों में उत्पन्न हो रहा है। प्र में जो अ है, पीछे जो अ है, दोनों मिलके आ बन गया, दीर्घ संधि है। लेकिन ये नियम केवल न का क्या करता है? न करता है कि पहले शब्द में री, र, श कहीं पर भी आ जाए और दूसरे शब्द में न वर्ण कहीं पर भी हो, तो न का क्या बन जाता है? अण बन जाता है। कंप्लीट है। आगे देखते हैं अगला नियम, नियम संख्या 19। यहां समझें तो एक शब्द आपको याद रखना है, अहन।
ये शब्द आपको याद रखना है। यदि अहन शब्द हो और इसके बाद में र वर्ण हो, यदि अहन शब्द के बाद में र वर्ण हो तो ये जो अहन शब्द है इसके स्थान पर अहर हो जाता है। तो अहन के स्थान पर अहो हो जाता है। यदि पहले अहन शब्द हो और इसके बाद में र वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो? र वर्ण, तो अहन के स्थान पर हम क्या करेंगे? अहो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे शब्द लिखा अहन धन रूप, यहां पर समझे पहले क्या आ गया? अहन आ गया, पीछे है रूप, रूप में कौन सा वर्ण? र वर्ण आ रहा है, तो फिर अहन का क्या करो? अहो करो, यानी कि शब्द बनेगा अहो रूप। जैसे शब्द लिखा अहन धन रात्रि, तो यहां पर जो शब्द बनेगा वह बनेगा अहो रात्र। ध्यान रखना, रात्रि नहीं बनेगा, इस चीज को समझिए। यहां पर रात्रि शब्द था, लेकिन हिंदी में कुछ शब्दों के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप। जैसे हम नवरात्र शब्द लिखते हैं, नवरात्रियों का समूह, तो नवरात्रि शब्द होता है, लेकिन वहां पर जो मूलतः जो संयुक्त पद बनता है वह बनता है नवरात्र। इसी प्रकार यहाँ पर अहन धन रात्रि था, तो अहन के बाद में र वर्ण है, तो अहन के स्थान पर अहो कर दिया और शब्द बन गया अहो रात्र। तो याद रखना है, अहन के बाद में अगर र वर्ण आ जाए तो अहन का क्या करना है? हमें अहो करना है। कंप्लीट है। और अंतिम नियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में अंतिम नियम 19 नियम हो चुके हैं। एक अंतिम नियम है नियम संख्या 20, इससे संबंधित है। इसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, यदि अहन शब्द हो और इस अहन शब्द के बाद में र वर्ण नहीं हो, क्योंकि अगर र वर्ण होगा, यदि अहन शब्द के बाद में र वर्ण होगा तो हमने क्या किया था? अहो किया था। और अगर र वर्ण नहीं होगा तो हम अहर करेंगे। क्या करेंगे? अहर। कैसे करेंगे? जैसे शब्द लिखा अहन धन मुख। अहन धन मुख की बात करें तो इस अहन के स्थान पर आदेश क्या हो गया? अहर। क्यों हुआ? क्योंकि पीछे र नहीं, र वर्ण नहीं था। अगर र होता तो हम क्या करते? अहो करते। और र नहीं है तो हम क्या करेंगे? अहर करेंगे। अहर करेंगे तो जोड़ते ही शब्द क्या बना? अह। अब ये र जो है वो हलंत है। पीछे देखा तो म क्या है? एक व्यंजन है। म क्या है? एक व्यंजन है। तो ये जो र है ये म के कहां जाएगा? ऊपर। और आपका जो शब्द बना वह बना अहर मुख। शब्द क्या बन गया? अहर मुख। अहन धन मुख से शब्द क्या बना? अहर मुख। इसी प्रकार उदाहरण है अहन धन निशा, शब्द क्या बना? आहर। अब यहां भी र कहां जाएगा? न के ऊपर। और शब्द निशा नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर भी अंतिम स्वर का लोप होता है। तो अहन धन निशा से जो शब्द बनता है वह बनता है अहरनिश। कौन सा शब्द बनता है? अहरनिश, यानी दिन रात। दिन और रात को कहा जाता है अहरनिश। तो अहन धन निशा से शब्द क्या बना? अहरनिश। इसी प्रकार उदाहरण लिखा अहन धन आहन। अब दोनों तरफ आहन आ गए, लेकिन हमें तो परिवर्तन किस पर करना है? आगे वाले पर। और आगे वाले के स्थान पर हमें क्या करना है? अहर करना है। इसके स्थान पर हमें क्या करना है? अहर करना। तो केवल जोड़ना ही है, तो अह। अब ये जो र है हलंत है, इस र में क्या जुड़ेगा? अ। तो ये र क्या हो जाएगा? पूरा। और शब्द बना अहर। ऐसा बना। लेकिन ध्यान देना, यहां पर मित्रों कभी भी हिंदी भाषा में हम अंतिम वर्ण हलंत नहीं लिखते हैं। इस कारण जो यहाँ शब्द था अहरन, इसमें से जो अंतिम न है, ये जो हलंत है, इसका क्या हो जाता है? लोप। और हमारा जो मूलतः शब्द बनता है वो बनता है अहरह। तो अहन धन अहन से क्या बनेगा? अहरह। ये आज कौन सी संधि हमने पढ़ी है? व्यंजन संधि।
इसके 20 नियम हमने पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से आपको व्यंजन संधि समझाई गई है। यहाँ पर एक दूसरे से नियम से जोड़ते हुए हमें पढ़ना, जैसे अभी भी ये नियम संख्या 19 और 20 दोनों अहन से संबंधित है। अगर अहन के बाद में र वर्ण हो तो अहो करना है, र नहीं हो तो हमें आहर करना है। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को ये व्यंजन संधि समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।